Good morning, friends. I am here with a new video teaching एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट. दोस्तों, ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट पार्ट 3. तो हम 2 मॉक टेस्ट ले चुके हैं हिंदी में. उसमें 25 प्लस 25, 25 प्लस 25, 50 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं. लेकिन कई सब्सक्राइबर्स की डिमांड आई थी, सर ये मॉक टेस्ट है, आप इंग्लिश में लीजिए. तो मैंने सोचा कि एक दो टेस्ट अपन इंग्लिश में भी लेते हैं. तो देखो, ये प्रोग्राम भी जारी रहेगा, हिंदी का भी कंटिन्यू रहेगा, इंग्लिश का भी कंटिन्यू रहेगा. तो फ्रेंड्स, जो इसके लिए ज़रूरी है मॉक टेस्ट के लिए, तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए. नोटबुक ले आए, कॉपी, पेंसिल, और फिर ये जो आप प्रश्न लिखते जाइए, क्वेश्चन लिखते जाइए. और जो जो मैं बोलता जाऊँ, मैं जैसे प्रश्न बोलूँगा, फिर उसके जो ऑप्शन बोलूँगा, जितने ये क्वेश्चन बोला, फिर उसके बाद में ये 4 ऑप्शन हैं, उनको इन जो इंग्लिश में बोलूँगा, फिर थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बोलूँगा. हिंदी के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी मैं बोलूँगा. तो फिर अब जब फिर आप आंसर दे लेंगे, 2-3 सेकंड में ठहरूंगा, उसके बाद फिर मैं आंसर दूंगा. फिर आप अपने आंसर का मेरे आंसर से मिलान करेंगे. अगर सही है तो अपने आप को 2 मार्क्स दे लेंगे. अगर गलत है तो आप -0.5 यानी आधा अंक काट देंगे. अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो न आपको अंक मिलेगा, न आपका अंक कटेगा. इस तरीके से लास्ट में जब आप ये आज जो क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट में अगर आपके जो माइनस करने के बाद जो अंक बनते हैं, वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में अंक प्राप्त हुए प्राप्तांक माने जाएंगे. ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच टिल एंड. वीडियो को अंत तक देखें. फ्रेंड्स, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग सकता है, तो आशा है आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे. तो मैं शुरू करता हूं. पहला क्वेश्चन लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन्स वाज कंडक्टेड सिंस 1992 बाय भारत ज्ञान विज्ञान समिति. कि इनमें से कौन सा कैंपेन 1992 से भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा चलाया जा रहा था. 1992 से चलाया जा रहा था. तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन लेते हैं. ए, कला जत्था कैंपेन. बी, ग्राम शिक्षण मुहिम. सी, सर्व शिक्षा अभियान. डी, टोटल लिटरेसी कैंपेन. तो दोस्तों, आप अपना जो आंसर देना है उस पर टिक कीजिए. और इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ए, कला जत्था कैंपेन. तो 1992 से भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा कला जत्था कैंपेन चलाया जा रहा था. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो. बट टोटल जो क्वेश्चन हो गए हैं अपने 51 हो चुके हैं. तो अब ये 52, क्वेश्चन नंबर 52. द मोस्ट 52 मीन्स 50 क्वेश्चन हम हिंदी में कर चुके हैं. ये 51 ये हो गया, 52 ये. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज. शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इनमें से शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट. डी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट. आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, मानव संसाधन विकास और राजनीतिक विकास. तो शिक्षा का इनमें से मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों, मेरे विचार से ये सीधा प्रश्न है, आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे. तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा सी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास. इसका आंसर ये आएगा. चलिए 53. Arrange the following steps of teaching in correct order by using the code given below. तो ये जो नीचे स्टेप्स दिए गए हैं, इनको इन कोड का प्रयोग करते हुए सही क्रम में इनको जमाना है, अरेंज करना है सही तरीके से, कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा. ठीक है दोस्तों. तो स्टेप्स कौन कौन से हैं? जो शिक्षण से संबंधित जो स्टेप्स हैं वो देखिए. सही क्रम कौन सा होगा? अटेंशन. ए, अटेंशन. बी, एक्शन. सी, इंटरेस्ट एंड डिजायर. डी, कन्विक्शन.
ई सेटिस्फैक्शन। तो फ्रेंड्स आप देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन आएगा। ये ए बी सी डी, ए सी बी डी ई सी ए, आप ये तो पढ़ सकते हैं, आप देख लीजिए, इनको क्रम से जमा लीजिए। जमा लिया? अब इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स ए। दोस्तों ए आंसर आएगा। सबसे पहले अटेंशन, ध्यान, फिर आएगा सी इंटरेस्ट एंड डिजायर, यानी रुचि पैदा होना और इच्छा जागृत होना। फिर आएगा बी एक्शन, कार्य होना। फिर आएगा डी कन्विक्शन, यानी धारणा या विश्वास का बनना। और फिर लास्ट में आएगा ई सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलना, कि पढ़ाई में आनंद मिलना। ये सब चीज़ें मिलके क्या हो गई, एक टीचिंग के जो स्टेप्स हैं, ये क्रम से इनका ये क्रम है, ये सही आएगा। दोस्तों आज का पेपर थोड़ा कठिन है, तो आज के पेपर में मैं आपका जो स्टैंडर्ड सेट कर देता हूँ। अगर आप इनमें ये जो 25 या जितने प्रश्न देता हूँ मैं आपको, 25 मान लो 25 प्रश्न देता हूँ, अगर आप उसमें से 20 भी सही कर देते हैं तो बहुत बढ़िया माना जाएगा। चलिए आगे चलता हूँ। 54 कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज यूजफुल, कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज यूजफुल फॉर टीचर्स इन। शिक्षा जारी रखना एक टीचर के लिए, तो इसकी हिंदी करेंगे दोस्तों तो ये होगा कि निरंतर ज्ञान की प्राप्ति एक शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी है। एक तरीके से ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि निरंतर ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान को निरंतर जारी, शिक्षा को निरंतर जारी रखना उपयोगी है शिक्षा एक शिक्षक के लिए। तो इनमें से आंसर आप बताएंगे। ए वेरीफाइंग देयर एक्सिस्टिंग नॉलेज, बी अंडरस्टैंडिंग न्यू नॉलेज, सी क्वालिफाइंग न्यू एग्जाम्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आंसर आप समझ गए होंगे, आंसर आएगा बी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऐसा। अंडरस्टैंडिंग न्यू नॉलेज, कि नए ज्ञान की समझ के लिए एक अध्यापक को निरंतर शिक्षा लेते रहना चाहिए, वो उसके लिए उपयोगी है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55। दीज डेज, इसको सही कर लीजिए दोस्तों, TEHS नहीं है, THESE है, ये H यहाँ आएगा। These days students are made to study only from textbooks and the mode of instruction is mainly through lectures. Students should be permitted to। आजकल विद्यार्थियों को केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाया जाता है। इसकी हिंदी में बता देता हूँ। आजकल विद्यार्थियों को केवल पाठ्य पुस्तकों से, टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जा रहा है, तथा अध्यापन के लिए माध्यम मुख्य रूप से लेक्चर हैं, जो व्याख्यान है वही है। विद्यार्थियों को अनुमति होनी चाहिए, किस चीज़ की अनुमति होनी चाहिए इसमें से दोस्तों, मैं ऑप्शन बोलता हूँ। ए यूज लैपटॉप्स इन दे हैव एक्सेस टू सच एड्स, बी यूज चीप गाइड्स प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट फॉर क्विक preparation for examination, C take the support of their elder brothers for help in the examination halls, D use copying and as an aid to pass the examination। इनमें से कौन सा आंसर आएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए यूज लैपटॉप्स इन इफ दे हैव एक्सेस टू सच एड्स। तो ऐसे विद्यार्थियों को लैपटॉप इस्तेमाल करने की, यूज करने की इजाजत दे देनी चाहिए यदि विद्यार्थियों की पहुंच ऐसी सामग्रियों तक हो। अगर उनके पास हैं ऐसी सामग्री तो उनको ये लैपटॉप यूज करने की इजाजत दे देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 असर्शन। ए इलिटरेसी इज हायर इन पुअर एंड underprivileged sections of society. Reason are livelihood not education is the priority of poor families। मैं इसको हिंदी में भी करके बता देता हूं कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का एक
मुख्य सॉरी मैं गलत बोल दिया फ्रेंड्स, मैं अगले क्वेश्चन पे पहुंच गया था। मैं अब इसको दोबारा बोलता हूँ कि इलिटरेसी इज हायर इन पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो समाज के वंचित, अनप्रिविलेज्ड, वंचित, जो समाज का जो वंचित वर्ग है, उसमें साक्षरता का अभाव अधिक पाया जाता है। उसमें जो निरक्षरता, इसको इलिटरेसी को निरक्षरता बोल सकते हैं कि इसमें निरक्षरता बहुत है। इलिटरेसी है वो गरीब और वंचित समुदाय में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका कारण बताया गया है ये इसको हिंदी में बोले तो जीविका यानी रोजगार, न कि शिक्षा गरीब परिवारों की प्राथमिकता होती है। कि जो गरीब परिवार होते हैं वो शिक्षा को प्राथमिकता कम देते हैं और अपना रोजगार यानी पेट भरना उसको प्राथमिकता अधिक देते हैं, कैसे भी अपना पेट चलाया जाए। तो दोस्तों इसमें से ये कोड्स दिए गए हैं। ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। तो ए सही है और आर ये सही है, ये गलत है। बी ए इज फॉल्स एंड आर इज करेक्ट। ए गलत है और आर सही है। सी both A and R are correct and R is the correct explanation of A। A और B दोनों सही हैं, A और R दोनों सही हैं और R है वो A की सही व्याख्या करता है। अगला both A and R are false, A और R दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इनमें आप बताइए सही आंसर कौन सा आएगा। तो दोस्तों सही आंसर आएगा सी। ये दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर है ना इसकी सही व्याख्या करता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो निरक्षरता गरीब और वंचित समुदाय में ज़्यादा है और इसका कारण क्या है कि जो वंचित और गरीब समुदाय है वो सबसे पहले अपनी जीविका को महत्व देता है, न कि शिक्षा को। क्योंकि गरीब परिवारों की प्राथमिकता अपना पेट भरना ही होती है, अपनी जीविका चलाना ही होती है। कैसे भी उनकी जीविका चले, चाहे छोटे बच्चे स्कूल जाएं या नहीं जाएं। क्वेश्चन नंबर 57, असर्शन। A, education is an essential component of quality of life improvement. R, reason. Quality of life can only be improved by economic development. तो मित्रों मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ। जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का एक मुख्य अवयव है वो शिक्षा है। जीवन में गुणवत्ता बढ़ाने की लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो शिक्षा है वो मुख्य अवयव है, अंग है। कारण, जीवन की गुणवत्ता केवल आर्थिक विकास से ही सुधारी जा सकती है। अब ये इसका कारण बताया है। ठीक, मुख्य अवयव शिक्षा बताया और फिर ये साथ में इसके साथ आर्थिक विकास कारण बताया गया है। अब इसको देखिए, अब आप फ्रेंड्स ये पढ़ लीजिए, आप ये ऑप्शन है ए बी सी डी, जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे आप आंसर दीजिए। मैं आपको इसका आंसर अब बता देता हूं। इसका आंसर आएगा दोस्तों ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें ए सही है कि शिक्षा, एजुकेशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट, ये सही। बट आर इज फॉल्स कि जीवन की गुणवत्ता केवल आर्थिक विकास से ही सुधारी जा सकती है, गलत बात है। आर्थिक विकास से जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधारी जा सकती इसके अनुसार, है ना। और ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो ए है वो ए की व्याख्या एक्सप्लेन, आर है वो सही तरीके से नहीं कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, persistent female illiteracy is a major impediment to women's empowerment. Which of the following statement is not correct? तो दोस्तों इसकी हिंदी करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी कि निरंतर महिला निरक्षरता, महिलाओं की निरक्षरता में निरंतरता एक बड़ी बाधा है। किसकी? महिला सशक्तिकरण में। महिला सशक्तिकरण में बड़ी बाधा क्या है? महिलाओं की जो निरक्षरता है उसमें निरंतरता, वो कंटिन्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? दोस्तों इस पे ध्यान देना, नॉट करेक्ट
करेक्ट है उन पे नहीं, आपको नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे, है ना। मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है। आप इसको पॉज करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा बी। बी आंसर आएगा कि वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू लिटरेसी एंड एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ये है विमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू लिटरेसी एंड एजुकेशन, यानी महिलाओं और किशोरियों को साक्षरता और शिक्षा के माध्यम से। तो ये नोट करेक्ट लिख रखा है, इसका मतलब अगर औरतों को और किशोरियों को अगर साक्षरता और शिक्षा मिल गई तो उनके सशक्तिकरण में तो फिर कोई बाधा आएगी नहीं। इसका मतलब ये नॉट करेक्ट है, यानी ये बाधा हटाने वाली चीज़ है, बाधा डालने वाली नहीं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन लिस्ट 1 with the item given in list 2. Use the code given below the list. List 1 सर्व शिक्षा अभियान, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन और मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो ये इसमें दूसरे में सन दिए हुए हैं 1991, 1995, 1994, 2001, 02। अब इनमें से कौन सा कैसे सेट होगा, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपको मिलान करना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, इनमें से आपने कोई सन चुना, जैसे मान लो 1991 से, तो एक का होगा 1, जैसे ये है। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको हल कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा किससे मिलान खाएगा। तो मैं दोस्तों इसको आंसर बता देता हूँ। 59 का आंसर आएगा दोस्तों ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए आंसर आया, देखो ए आंसर आ गया। अब मैं बता देता हूँ, आपको सब कुछ दिख रहा है, ए आंसर आ गया। तो अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान है, देखो ये जो आपको हल करने का तरीका बता रहा हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान है वो यहाँ 4 है, तो यहाँ 2001, 2002 में शुरू किया गया। डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख लीजिए 4, सबसे पहले 4 लिख लीजिए। फिर है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये कब शुरू हुआ, ये 3 है 1995 में, सॉरी ये 1994 में। और ये नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन, ये आपका 1995 में है। और ये मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, ये हो गया आपका 1991। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इनको यहाँ लेके आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री वाला यहाँ लेके आ जाएंगे, और ये आपको यहाँ लेके आ जाएंगे, और मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग ये यहाँ लेके आ जाएंगे। आया क्या, 4 2 3 1, 4 3 2 1। तो आंसर आया 4 3 2 1। तो फ्रेंड्स मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई, लिखने में गलती हुई, तो आंसर ऐसे आएगा। ये सर्व शिक्षा अभियान 4, 1 2, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ये 3 94, ये वाला नेशनल एलिमेंट्री वाला ये आपके 95, और ये आपका 91। तो ये आएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो आप इस तरीके से आंसर इसका निकालेंगे। द डिस्कशन मेथड इन पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग सपोर्ट्स लर्निंग थ्रू एन एक्टिव रोल। तो ये आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, ABCD आपको पूरे दिख रहे होंगे। इसके बाद हम इसका आंसर देंगे। तो ये प्रश्न कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये ब्लैंक जो रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ इसका आंसर दोस्तों आएगा ए, एज्यूम्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोग्राम। तो यहाँ जब ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, वो इस कार्यक्रम में एक्टिव शिरकत करेंगे, अपना सक्रिय रोल निभाएंगे, सक्रिय योगदान देंगे, तो ये डिस्कशन मेथड है, इसके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। 61 assertion, extension education, distance education and continuing education are the main modes of providing lifelong education in our country. are lifelong यानी ये assertion कथन है, और ये इसका कारण है। lifelong
एजुकेशन enables the people to develop awareness of themselves and their environment. कथन है दोस्तों कि ये जो भारत में शिक्षा देने के तरीके हैं कि शिक्षा का विस्तार और दूरस्थ शिक्षा और निरंतर शिक्षा, ये मेन मोड्स ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ लॉन्ग एजुकेशन अपने देश में, ये 3 तरीके हैं शिक्षा के। और यहाँ फिर क्या है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है वो लोगों में अवेयरनेस डेवलप करती है, सतर्कता जगाती है, जागरूक करती है और उन एनवायरनमेंट के प्रति भी जागरूक करती है। ये इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो आंसर वो दोस्तों तरीका यही है जो आपने पहले देखा है। तो आप इसमें बताइए आपका आंसर कौन सा आएगा? इसमें ही आ जाएगा मित्रों, आंसर आएगा डी, ए इज ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ये सही है, लेकिन ये आर है वो इसका सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन नंबर 62, असर्शन ए, लिटरेसी चेंज टू इलिटरेसी इन द एब्सेंस ऑफ फॉलो अप एक्टिविटीज। जो साक्षरता है वो निरक्षरता में बदल जाएगी अगर हम किसके अनुपस्थिति में, अगर हम बार बार प्रयास नहीं करेंगे, वापस उस जिसको हमने साक्षर किया है उसकी तरफ दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगे, वो दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। तो ठीक है। रीजन आर, पोस्ट लिटरेसी इंक्लूड्स रिमेडिएशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ बेसिक लिटरेसी और इनिशियल लर्निंग। तो लिटरेसी के बाद जब ये प्रोग्राम चलता है तो इसको साक्षरता को निरंतर रखता है एज अ बेसिक लिटरेसी और इनिशियल लर्निंग। जो शुरू में आपने कुछ सीखा है, मूल रूप से आप साक्षर हुए, उसको उसके लिए सुधारात्मक उपाय है ना, वो उसको एक तरीके से पढ़े हुए को पक्का बना देता है। ठीक है। तो ये बताइए आप इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा दोस्तों सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ये भी सही है और ये भी सही है कि लिटरेसी के प्रोग्राम को अगर हम फॉलोअप नहीं करेंगे ना, उसको दोबारा नहीं देखेंगे, किसी को साक्षर बना दिया दोबारा नहीं देखेंगे तो वो लिटरेसी में बदल जाएगा। ये है कि पोस्ट लिटरेसी यानी लिटरेसी के बाद, साक्षरता आने के बाद रेमेडी प्रोग्राम चलाना चाहिए और निरंतर जारी रहेगा तो वो एक तरीके से उसकी लिटरेसी वो पक्की हो जाती है। मैच द आइटम्स गिवन अंडर द लिस्ट 1 लिटरेसी 2011 with those in list 2 states in India. Use the code given below. List 1, largest rural literate population, largest urban literate population, lowest women life rate population, highest literacy rate. तो पहला है सबसे ज़्यादा लिटरेट पॉपुलेशन, ग्रामीण साक्षर जनसंख्या, सबसे ज़्यादा शहरी साक्षरता वाली जनसंख्या, लोएस्ट वीमेन लिटरेट पॉपुलेशन, सबसे कम संख्या वाला वो राज्य जिसमें साक्षरता जनसंख्या के अनुपात में साक्षरता कम है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जहां साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है। तो ये लिस्ट में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, केरला दे रखे हैं। तो आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा कहाँ आएगा। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके और आप इनको मिलान कीजिए। आप इनसे ही मिलान करके आप बता सकते हैं आप अपने आंसर। तो शिक्षा से संबंधित आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आएंगे, ये पहले भी बात हो चुकी है, शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा बी, 1, 2, 3, 4, यानी ये जो क्रम है लार्जेस्ट रूरल लिटरेट पॉपुलेशन है वो यूपी में, महाराष्ट्र में, ये जो ऐसे जैसे 1, 2, 3, 4 ये दिए गए हैं ऐसे इनके आंसर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 64, द टोटल लिटरेसी कैंपेन मॉडल इज now accepted as the dominant strategy for eradication of illiteracy in India. These campaigns are पूर्ण साक्षरता अभियान है, टोटल लिटरेसी का पूर्ण साक्षरता अभियान का जो प्रतिरूप है, मॉडल है, उसको जो
जो निरक्षरता अभियान के खिलाफ एक अच्छी स्ट्रेटेजी माना जाता है, प्रमुख रणनीति माना जाता है, भारत की प्रमुख रणनीति माना जाता है। तो ये कैंपेन क्या है इनमें से? जैसे ओनली एरिया स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड, सी एरिया स्पेसिफिक टाइम बाउंड एंड वॉलंटियर बेस्ड, डी एरिया स्पेसिफिक टाइम बाउंड वॉलंटियर बेस्ड एंड आउटकम ओरिएंटेड। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डी, एरिया स्पेसिफिक टाइम बाउंड वॉलंटियर बेस्ड एंड आउटकम ओरिएंटेड। क्लियर? तो यही योजना स्पेसिफिक क्षेत्रों के लिए है, समयबद्ध है और जो स्वयंसेवक है उनके ऊपर आधारित है और परिणाम केंद्रित है। चलिए फ्रेंड्स, 65, द नेशनल लिटरेसी मिशन हैज मेड all efforts to involve both institutional and informal mechanism to give। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने प्रयास किए हैं ये जो संस्थाओं और अनौपचारिक मैकेनिज्म है इनके विकास करने के लिए। किस कारण? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा इसमें, ये मैं आपको दिखा देता हूं, सी आंसर आएगा, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिव प्रमोशनल रोल इन द लिटरेसी मूवमेंट। स्वैच्छिक संगठन है वो इस लिटरेसी मूवमेंट में, जो साक्षरता अभियान है इसमें सक्रिय रोल निभा सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 66। Arrange the following in order of the years of their establishment using the code given below। तो ये इनको इस तरीके से क्रम में लगाना है जिनकी जिस साल में स्थापना हुई है और जो कोड दिया गया है। तो जिसकी स्थापना पहले हुई है उसको उस हिसाब से क्रम देना है। जैसे नेशनल ओपन स्कूल सबसे पहले बनी है तो आप उसको एक ही क्रम देंगे, ओपन स्कूल बाद में बनी है तो उसको दो, या ओपन स्कूल पहले बनी तो इसको एक आप क्रम दे देंगे। जैसे क्रम दिए हुए हैं, चलो आगे चलते हैं, आप समझ जाएंगे। तो पीछे आपने देखे नेशनल ओपन स्कूल, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब इनको आपको क्रम देना है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी। सबसे पहले बनी है ओपन स्कूल, ठीक है, 2 नंबर पे ओपन स्कूल है। फिर उसके बाद बनी है तीसरे नंबर पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर आएगा एक नेशनल ओपन स्कूल और लास्ट में चौथे नंबर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इस तरीके से NIOS। तो इस तरीके से देखो, आप शॉर्ट फॉर्म भी बनाएंगे तो नेशनल ओपन स्कूल है, इग्नू इसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इसको NIOS, ठीक है। तो ये बनेगा 2 3 1 4, ये क्रम आएगा। चलिए फ्रेंड्स 67, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन है, संचार है, संप्रेषण है, इनमें से निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है, कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो यूज द फॉलोइंग एज गिवन बिलो। इनमें से एक कोड का चयन करना है जो नीचे दिए गए। तो देखिए दोस्तों, आपने कम्युनिकेशन पढ़ा है अच्छी तरह, सेंडर, डिजायर, चैनल, रिसीवर, इसमें से आपको आंसर देना है। तो इसका दोस्तों आंसर आएगा डी। आप जानते हैं सेंडर प्रेषक जरूरी है, चैनल भी जरूरी है, माध्यम भी जरूरी है, किस मीडियम से जाएंगे, और रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता भी जरूरी है। ये डिजायर हमने कहीं नहीं पढ़ा है, जब हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था तो डिजायर कहीं नहीं था। तो इसका आंसर आएगा 1 3 4, 1 3 4, आंसर आएगा डी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 68, एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन।
तो विस्तारित शिक्षा जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति के कौन से गुण में परिवर्तन लाती है? नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डी। तो ये विस्तारित शिक्षा है, इसकी प्रक्रिया है वो ज्ञान में भी परिवर्तन लाती है, एटीट्यूड में और स्किल्स में, कौशल में भी। ठीक है। 69 मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी अप्लाइज इंटरैक्टिव कंप्यूटर एलिमेंट्स दैट इंक्लूड डैश डैश टू डिलीवर द मैसेज। मल्टीमीडिया तकनीक है वो किन तत्वों का इस्तेमाल करके इन तत्वों का अंतःक्रियात्मक तत्वों का इस्तेमाल करके क्या चीज़ें कौन से मैसेज या कौन सी चीज़ें भेजने में इस्तेमाल की जाती है? तो ये दोस्तों ये आएगा, आंसर आएगा इसका सी। टेक्स्ट भी इसके माध्यम से भेजे जाते हैं, पिक्चर्स, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड साउंड, ये चीज़ें इसके द्वारा मल्टीमीडिया टेक्निक के द्वारा भेजी जा रही हैं। 70 अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन इन द करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो निम्न में से जो जिस हिसाब से उत्पत्ति तो क्या है, जो जैसे शुरू हुई है ना उनके हिसाब से इनका क्रम जमाना। लिटरेसी, लिटरेसी, एडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। साक्षरता, वाक शक्ति यानी वाद विवाद करने की शक्ति, एडल्ट एजुकेशन, वयस्क शिक्षा और निरंतर शिक्षा। तो इनका किस तरीके से ओरिजिन है उस हिसाब से इनको जमाना। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बी, 2, 1, 3, 4। तो यहाँ आएगा ये, सबसे पहले आएगी ये, उसके बाद में ये तर्क शक्ति पहले, फिर साक्षरता, फिर एडल्ट एजुकेशन और फिर लास्ट में कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है। 71 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन यूजिंग टू कोड गिवन बिलो। तो वैसा ही प्रश्न है कि उनको भी उसके उत्पत्ति के आधार के अनुसार क्रम देना है, या फिर जो पहले आया है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, गुरुकुल एजुकेशन, इंसिडेंटल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन। तो सबसे पहले इसमें आंसर आएगा इंसिडेंटल एजुकेशन है, प्रासंगिक शिक्षा। उसके बाद गुरुकुल एजुकेशन है, ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति से शुरू, और फिर फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा और नॉन फॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों आंसर आएगा इसमें बी, 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न है 72 अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनमें से जो जिस हिसाब से लॉन्च हुई हैं, जो स्कीम्स जो अभियान है लॉन्च हुए हैं, उनके क्रम के हिसाब से उनको ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे जो मैं बोलता हूँ ऑप्शन, सर्व शिक्षा अभियान, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, महिला समाख्या और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर ये आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, फिर आएगा ये महिला समाख्या और अंत में सर्व शिक्षा अभियान। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज कमीशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित समिति और कमेटियों और कमीशनों को उनके गठित करने के दिनांक के आधार के ऊपर आपको लगाना है। तो ये कौन से? द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, द सुब्रमण्यम कमेटी, द कोठारी कमीशन, द राममूर्ति कमेटी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कम से कम ये सारी जो दी है ना इनकी आप तारीख भी याद कर लेना, यानी उनकी कम से कम सन तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पहले आया। क्रम तो आपको बता देंगे कि इस हिसाब से क्रम आया है, लेकिन आपको ये भी याद करना है कि कौन सी तारीख में आया था, क्योंकि पिछली बार इनमें से एक प्रश्न आया है। कोड है, या आप कोड देख लीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डी, सबसे पहले गठित हुआ है कोठारी कमीशन।
सबसे पहले कोठारी कमीशन गठित हुआ है। फिर द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर आधारित नीति है, शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका गठन हुआ है। फिर द राममूर्ति कमेटी आती है और फिर अंत में कौन सी आती है? द सुब्रमण्यम कमेटी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इवैल्यूएशन इज, मूल्यांकन है, ए सब्जेक्टिव ओपिनियन, ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। तो दोस्तों इसमें देखना है, ये सॉरी मैंने इसको कुछ अलग बोल दिया था, ये इंटीग्रल आएगा, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इसमें से ये मूल्यांकन क्या है इसको निकालना है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी। तो ये बी में क्या दे रहेगा? बी एंड सी। तो बी क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, और सी क्या है? एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये दोनों चीजें, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का मुख्य भाग है इवैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कंडक्ट्स, तो नेशनल इंस्टीट्यूट है ना ओपन स्कूल का, वो इनमें से आयोजित करता है। कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित करता है? ए, ओनली प्राइमरी स्कूल क्लासेस कोर्सेज, बी, कोर्सेज फ्रॉम प्राइमरी स्कूल क्लासेज टू हायर सेकेंडरी स्कूल क्लासेज, सी, वोकेशनल कोर्सेज, डी, ओनली सेकेंडरी स्कूल क्लासेज कोर्सेज। देखो दोस्तों, ये इसमें से आप ढूंढेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका सही आंसर आएगा मित्रों बी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसमें क्या क्या कोर्सेज है? इसमें कोर्सेज फ्रॉम प्राइमरी स्कूल क्लासेज टू हायर सेकेंडरी स्कूल क्लासेज, यानी प्राइमरी स्कूल से लेकर प्राथमिक स्कूल के जो कोर्स हैं उनसे लेकर के आपको उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक की पढ़ाई होती है, और वोकेशनल कोर्सेज भी उसमें होते हैं। दोस्तों आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और मैं समझता हूँ आज तक का ये सबसे मुश्किल वीडियो भी होगा। क्वेश्चन बहुत टफ थे, इनमें से बहुत से क्वेश्चन थे वो पहले आए हुए हैं, अधिकांश क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, पीटीटी में आए हुए हैं, और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनमें भी ये जो स्टेट्स की जो एग्ज़ाम है, राजस्थान वाली है, यूपी वाली है, बिहार वाली है, और राजस्थान वाली है, तो RIE में भी इनमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा, मैं आपके साथ डटा हुआ हूँ। लेकिन कुछ वीडियो में हिंदी में भी डालूंगा, आप इतना ऑब्जेक्शन मत कीजिए, इंग्लिश में भी डालूंगा, आप उनको आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि हिंदी वाले कहाँ जाएंगे, और हिंदी में डालूंगा तो इंग्लिश वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये RIE वाला द्विभाषी, RIE-CEE द्विभाषी परीक्षा है, इसलिए मैं दोनों भाषाओं में कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे से बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।